अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 12 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 12 का पार्ट 2। ठीक है, जागे तो मेरे फोन का बता देना। राब्ता मुनक़ता करके वो सोच में पड़ गया। आखिर इतनी देर वो कहाँ रही थी? अगर चौकीदार का बयान सच मान लिया जाता तो वो 10 बजे घर से निकली थी। इसी हिसाब से अगर इसे 12 बजे वाली गाड़ी में भी सीट मिल गई हो तो इसे 4:30-5 बजे तक पिंडी पहुंच जाना चाहिए था। पिंडी पेरोदहाई अड्डे से इसके घर तक ज्यादा से ज्यादा 1 आध घंटा लगना था। अब हिफ्सा के कहने के मुताबिक वो 1-1:30 बजे पहुंच रही थी। दरमियानी 7-8 घंटे इसने कहाँ गुजारे थे? शायद बस अड्डे से इसने मेरे घर का रुख किया हो। एक अमकानी सोच इसके दिमाग में उभरी, मगर वो इस बात की तस्दीक की जुर्रत अपने वालिद या वालिदा से ना कर सका। यूं भी मानो खैरियत से घर पहुंच गई थी और इसके लिए इतना ही काफी था। ईमान के लिए ये खबर खुशी का बायस बनी थी कि इसकी मुकाबिल शिकस्त तस्लीम करके भाग गई है। वो मुस्तकिल शहीर के साथ शिफ्ट हो गई थी। खाने पकाने और घर की सफाई के लिए शहीर ने एक उदेड़ उम्र मुलाजिम रख ली थी, जो चौकीदार की दूर पार की रिश्तेदार भी थी। मानो की ख्वाबगाह को शहीर ने लाक कर दिया था। ईमान और वो स्टडी रूम ही को बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मुलाजमा को काम पर आए दूसरा दिन था। शहीर राइटिंग टेबल पर बैठा फिल्म लिखने में मसरूफ था। ईमान शूटिंग के लिए गई हुई थी। इसकी शूटिंग का पहला दिन था। स्टडी रूम की सफाई करते हुए मुलाजमा ने अचानक शहीर को आवाज दी, साहब जी ये लगी रहे। शहीर ने नागवारी से इसकी जानिब देखा। वो ड्राइंग रूम की तरफ खुलने वाली खिड़की के सामने खड़ी थी। इसके हाथ में चूड़ियों का सेट था जो गालबन पर्दे के साथ ही सिला हुआ था। शहीर उठकर इसके करीब चला गया। ये क्या है? इसने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं साहब, ये पर्दे के कोने के साथ सिलाई करके रखी गई थी। मैंने सोचा शायद किसी मकसद से पड़ी होगी। मुलाजमा के लहजे में उलझन थी। ठीक है, तुम सफाई करो, मैं देख लेता हूँ ये क्या है। मुलाजमा काम में मसरूफ हो गई। इसने पर्दे का जायजा लिया। चूड़ियों के सेट से पैकिंग नहीं उतारी गई थी। पैकिंग और पर्दे का रंग एक ही था, यानी गहरे सब्ज रंग का पर्दा और इसी कलर की पैकिंग। और इसकी वजह चूड़ियों को पोशीदा रखने के अलावा और क्या हो सकती थी? शहीर ने पर्दे को छोड़ा तो पर्दा खिड़की के कोने में फिट हो गया। कमरे से बाहर निकलकर इसने खिड़की के कोने से झांका तो एक चुमाके के साथ इस पर हकीकत आश्कार हो गई। वहां से देखने पर इसे अपनी राइटिंग टेबल नजर आई, जिस पर बैठकर वो सारी रात लिखने में बिता देता था। वो चूड़ियां मानो ने लगाई थी, चूंकि पिछले चंद माह से इनकी बातचीत ना होने के बराबर थी और वो इसे लिखते हुए देख नहीं पाती थी। इसका हाल इसने ये निकाला था कि खिड़की के कोने ही से इसे देखती रहती। शहीर के दिल में अपनी मानो की मोहब्बत ने सर उबारा। वो मासूम लड़की बिलाशुबा उसे चाहती थी। कई बार लिखते हुए इसे ये एहसास होता कि कोई इसे घूर रहा है, मगर अपना वहम समझते हुए इसने इस बात पर ज्यादा सर नहीं रख पाया था। चूड़ियों को इस हालत में छोड़कर वो परेशान सा सोफे पर बैठ गया। मानो के साथ होने वाली ज्यादती ने इस पछतावे की कैफियत तारी कर दी थी। ये पछतावा शायद किसी बेहतरी का सबब बनता, मगर उसी वक्त ईमान की आमद इसे गहरी सोचों से बाहर ले आई। वारफतिगी के साथ इससे लिपटकर खुशी का इजहार करने लगी। इसके पुरजोश अंदाज ने शहीर की अना को अपनी अहमियत का एहसास दिलाया और वो जो चंद लम्हे पहले मानो को मनाने का सोच रहा था, दोबारा अपनी अना के खोल में सिमट गया। दिन कैसा गुजरा? ईमान का जोश ठंडा होने पर इसने पूछा। वो जवाबन चहकी, बहुत मजा आया।
मगर तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हुई। शहीर बोला, हनी, मैं मुसलसल तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता ना, अलबत्ता कभी कभार चक्कर लगा लिया करूँगा, पर आज तो आना चाहिए था ना। वो शिकवा कना हुई। पहला दिन था शूटिंग का, तुमने मुझे दावत ही नहीं दी। शहीर ने मुस्कुराकर बहाना गढ़ा। वो लाडली बीवी कैसे अंदाज में बोली, जगाती तो रही हूँ साहब जी की नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, वैसे बड़ी जल्दी आ गई हो। मैं बस अभी नाश्ते से फारिग हुआ हूँ, तुम्हारा नाश्ता भी तो असर के वक्त पर होता है। वो गोल्डन कलर की नाजुक रेस्ट वॉच पर नजर दौड़ाते हुए बोली, वो कीमती घड़ी इसे शहीर ने लेकर दी थी। अच्छा फ्रेश हो जाओ, फिर आउटिंग के लिए चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे, शहीर ने कहा और वो सर हिलाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गए। शहीर कहीं 2 माह बाद घर जा सका था। इसका ख्याल था कि वालिदैन इससे मानो के मुतालिक इस्तफसार करेंगे, मगर मास्टर सलीम ने सरसरी लहजे में भी इससे दरियाफ्त नहीं किया था। अपना बेडरूम इसे पहले की तरह साफ सुथरा मिला था। सफाई का ये इत्माम इसकी माँ की मरहूम मिन्नत ही हो सकता था। वो एक दिन से ज्यादा वहाँ नहीं ठहर सका, वापस लाहौर आ गया। पहले पहर इसका ख्याल था कि शायद बानो तलाक का मुतालबा करेगी। 2 माह गुजरने के बाद भी इसकी जानिब से ऐसा कोई मुतालबा नहीं आया था। न इसके वालिद ही ने किसी किस्म का गिला शिकवा किया था। अब ये बात इसकी समझ से बालातर थी कि मानो ने इससे अलहदगी का घर वालों के सामने क्या जवाब पेश किया था। फिर अपने वालिदैन का रवैया भी इसे अजीब सा लगा कि इन्होंने फोन पर कभी इससे मानो की बाबत दरियाफ्त नहीं किया था। इसकी तो जिया वो अपने ज़हन में ये करता था कि शायद मानो अपने घर ही से इनसे फोन पर बातचीत कर लेती होगी और वो समझते होंगे कि मानो शहीर के साथ ही है। मगर इसकी आमद पर भी वालिदैन का बास पुरस ना करना जाहिर करता था कि इनके मुबैन कशीदगी वालिदैन की नजर से पोशीदा नहीं थी और अपने वालिदैन के सवालात से बचने के लिए लाजमन इसने पहले ससुराल जाना ही मुनासिब ख्याल किया होगा। मगर अपने वालिदैन का मानो के बारे इस्तफसार न करना इसे जरूर मुतजब कर रहा था। खुद अपने अंदर भी वो इतनी जुर्रत मफकूद पाता था कि इस मौजू पर इनसे कोई बात करता। इसकी वापसी पर ईमान इससे यूं मिली थी कि जैसे अरसे के बिछड़े मिलते हैं। अफंदी ने 7-8 माह ही में फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी। फिर इस फिल्म के रिलीज होते ही ईमान को धड़ाधड़ फिल्मों की ऑफर होने लगी। 3-4 फिल्में इकट्ठी साइन करने के बाद इसने एक कोठी किराए पर ली और वहां शिफ्ट हो गई। इस बारे इसने शहीर को इतला करने पर इत्तफाक किया था। इस वजह से शहीर के दिल में खफगी सी पैदा हुई थी कि कम अज कम इससे शहीर से इजाजत जरूर लेना चाहिए थी। वो हफ्ता भर तो मुंतज़िर रहा कि जब वो दोबारा इससे राब्ता करेगी तो इसे जरूर बावर कराएगा, मगर इसका ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर ना हो सका। शोहरत और दौलत की आमद इंसान को अपने मौसलों की याद से गाफिल कर देती है। मजबूरन इसे खुद कॉल करना पड़ी, मगर इसका नंबर बंद मिला। हफ्ता भर मजीद गुजरने के बाद इसने दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार भी इसका नंबर बंद ही मिला। शायद इसने नंबर तब्दील कर लिया है, इसने सोचा, और एक दिन इससे मिलने के लिए इसकी कोठी का रुख किया। गेट पर खड़े चौकीदार के इस्तफसार ने इसे मजा कर दिया था, मगर इसे बर्दाश्त करना पड़ा कि वो गरीब इससे वाकिफ नहीं था। इंटरकॉम पर इसने शहीर का नाम बताकर किसी से पूछा और फिर इसके लिए गेट खोल दिया। कार पोर्च में खड़ी करके वो अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में नाज़ली को देखकर इसे हल्की सी हैरत इसलिए भी हुई कि इसका अंदाज़े वाज़े तौर पर चुगली खा रहा था कि वो इस घर की मालकिन नहीं तो हिस्सेदार जरूर है।